हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करेंगे जेई का 28 जनवरी वाला सेकंड शिफ्ट का पेपर, फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके सामने फिजिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है अपने में, तो खैर फिजिक्स का 1 है। तो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो इस तरह से था। देखिए क्या लिखा, बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a। तो हम लोगों को यह बताया गया है कि एक बलून लीजिए, ये बलून है मान लीजिए, इसका मास कैपिटल M मान लेना है और यह अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a से ट्रेवल कर रहा है। तो ऊपर क्यों जाएगा ये? बिकॉज एयर इस पर फोर्स ऑफ बॉयंसी लगा रहा होगा। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी मान लेता हूं मैं ऊपर की ओर B, लेकिन नीचे mg भी तो लग रहा होगा। तो हम लोगों ने यह बना लिया है FVD। तो आफ्टर ड्राइंग दिस FVD हम लोगों को न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देना चाहिए। अब देखिए ऊपर का एक्सेलरेशन है तो B mg से ग्रेटर होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं B माइनस mg इज इक्वल टू ma, है कि नहीं? ये लिख सकते हैं। ओके, अब क्या हुआ क्वेश्चन में? अब हुआ द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड, यानी कितना मास इसे कम कर दिया जाए फ्रॉम द बलून सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 3a अपवर्ड्स। तो अब इस बलून में से कुछ मास निकाल लेना है और कितना मास निकाल लिया जाए सो दैट कि यह बलून का अपवर्ड एक्सेलरेशन 3a हो जाए। चलिए मान लेते हैं हम लोग मास जो बाहर निकाले वह जो मास है, एज्यूम करिए कि दैट मास इज एज्यूम करिए कि दैट मास इज स्मॉल m। तो ये बलून हुआ, बलून का मास अब हम लोगों ने कैपिटल M पहले था, स्मॉल m कम कर लिया है, अब नेट मास हो गया m माइनस m। ओके, तो अब मास क्योंकि m माइनस m हो गया, अब के अकॉर्डिंग FVD बनाइए। फोर्स ऑफ बॉयंसी वो तो वही रहेगा, बिकॉज बलून का वॉल्यूम ये चेंज होता हुआ कहीं दिया नहीं हुआ है, तो बलून का वॉल्यूम फिक्स रखेंगे। तो बलून का वॉल्यूम फिक्स रखेंगे, फोर्स ऑफ बॉयंसी वही रहा, लेकिन मास क्योंकि कम हो गया तो अब जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वह m माइनस स्मॉल m इंटू जी होगा। देखिए कंपेयर करिए, ये फोर्स B तो ये भी अपवर्ड फोर्स सेम रहा, लेकिन देखो डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया, तो नीचे की ओर फोर्स कम हो गया, इसलिए इसका एक्सेलरेशन बढ़ चुका है। जो पहले a था अब वह 3a हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा न्यूटन्स लॉ बनाइए। ऊपर जा रहा तो अभी भी B ग्रेटर होगा, तो वी शुड राइट B माइनस कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी बराबर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यह आ गया इक्वेशन। अच्छा सॉरी, एक्सेलरेशन कितना दिया है? 3a। एक्सेलरेशन जो है, अब नया एक्सेलरेशन क्या है? 3a। तो यहां पर मुझे लिखना होगा एक्सेलरेशन की जगह 3a, और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ, है कि नहीं? तो ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन भी बना लिया है। अब खुद सोचिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में अननोन क्या है? ऑप्शंस देखिए, कैपिटल M एक्सेलरेशन और G। कैपिटल M A और G, इसमें तो ऑप्शंस है ही, तो वो तो अननोन नहीं है। तो कैपिटल M A और G में ऑप्शंस हैं, तो हम लोग को तो वो अननोन नहीं मानना चाहिए। एक अननोन हो गया B फोर्स ऑफ बॉयंसी, और दूसरा अननोन हो गया ये स्मॉल m। तो बस दो इक्वेशन दो अननोन है। ओके, दो इक्वेशन दो अननोन है, इजीली सॉल्व करिए, आंसर आ गया। ओके, तो सॉल्व करके आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन, ये आंसर आ रहा है, जो कि देखिए थर्ड आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें कुछ बताने को है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अब यार वेव थ्योरी जब आप पढ़ते हो, लाइट वेव पढ़ते हो, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको पढ़ाया जाता है, डिफ्रैक्शन भी पढ़ाया जाता है, रिफ्लेक्शन भी पढ़ाया जाता है। तो जो वेव फिनोमेना है उससे हम लोग रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तीनों पढ़ते हैं। क्रॉम्पटन इफेक्ट जो ये सेकंड है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का। तो यहां तो वेव नेचर पूछा गया है, कौन सा एग्जिबिट नहीं, मतलब कौन सा फिनोमेना आप वेव नेचर से नहीं बता सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि दो फिनोमेना तो एटलीस्ट हम लोग जानते ही हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होगा, वन इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अदर इज क्वांटम इफेक्ट। तो यहां पर ये देखिए यही आंसर है। तो कॉन्सेप्चुअल है, इसमें ज्यादा कुछ बताने को है नहीं। मान लीजिए एक तरह से तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। रेशियो ऑफ वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस एट सेम टेम्परेचर गिवन है। आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। तो अब ये सोचिए, सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली यह सोचिए कि वेपर डेंसिटी का रेशियो दिया है और आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला, आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √ 3RT/m। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास और वेपर डेंसिटी को रिलेट करिए। तो वी नो दैट कि मोलर मास और वेपर डेंसिटी आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये पता ही हम लोग को कॉन्सेप्चुअली। तो मोलर मास का वही रेशियो होगा जो वेपर डेंसिटी का रेशियो होगा। देयरफॉर वी कैन राइट m1/m2, मोलर मास का रेशियो इक्वल टू वेपर डेंसिटी का रेशियो, जो क्या दिया है 4/25। ये पहला इक्वेशन। नाउ आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो मैं लिख दे रहा हूं VRMS, पहले गैस का डिवाइडेड बाई VRMS दूसरे गैस के लिए। तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसा कि हम लोगों ने सोचा अभी, √ 3RT/m1 डिवाइडेड बाई √ 3RT/m2। देखिए टेम्परेचर सेम दिया हुआ है, इसे मैंने T1 T2 नहीं लिखा, टेम्परेचर तो सेम ही दिया हुआ है। तो देयरफॉर यहां से 3RT रूट के अंदर जो है वो कैंसिल हो गया और ये आ गया m2/m1। अब भाई m1/m2 दिया है, तो m2/m1 इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो रेसिप्रोकल हो गया 25/4, 25/4 का रूट 5/2। देखिए 5/2 आंसर नंबर 2 है। ये देखिए आंसर 2 दिया हुआ है इसका। ये सब इजी क्वेश्चन आपको लगने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा वाइज ठीक नहीं है, चलिए फिर भी डेटा वाइज थोड़ा सा एरर लग रहा है इस क्वेश्चन में। वैसे क्या गिवन है, बॉडी का मास गिवन है, इनिशियली बॉडी कहां पर था ये दिया हुआ है, बॉडी इज प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, फोर्स दिया हुआ है और इस फोर्स के लगने के कारण यह बॉडी यहां आ गया। कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। तो पूछा गया एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का रेशियो 4 सेकेंड के बाद। तो भाई पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। लेकिन जब एवरेज पावर निकालेंगे, ये एवरेज पावर निकालेंगे जब आप, तो आपको एवरेज रेट लेना होगा, दैट इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है। जबकि इंस्टेंटेनियस पावर जो पूछा गया, ये इंस्टेंटेनियस पावर ये होता है F.V, है कि नहीं, F.V। तो हम लोग को दोनों कैलकुलेट करना चाहिए, रेशियो निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए चलिए निकालते हैं। टोटल वर्क डन अगर मैं लिखूं तो क्या बोला हम लोगों ने, टोटल वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो फोर्स का वैल्यू गिवन है 2I + 3J, डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो देखो मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं आपको, ये देखिए ये दिया हुआ है फाइनल पोजीशन ये, और ये दिया इनिशियल पोजीशन।
फाइनल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, इनिशियल पोजीशन का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो चेंज कितना आया 6 माइनस 3, 3i कैप, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है अब, तो फाइनल कोऑर्डिनेट 10, इनिशियल कोऑर्डिनेट 4, 10 माइनस 4 इज 6, तो ये हो गया 6j कैप। तो एफ डॉट डेल्टा एस हम लोग कर रहे हैं क्या निकालने के लिए, वर्क निकालने के लिए। तो देखो डॉट पॉट करिए, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 18, 3 इंटू 6 18, देयरफॉर ये आ गया 24 जूल्स, 24 जूल वर्क हुआ। हेंस एवरेज पावर हो गया टोटल वर्क बाई टाइम, टाइम क्या दिया है 4 सेकेंड, 4 से डिवाइड करिए तो ये आ गया 24/4, 6 वॉट है ना, तो ये आ गया 6 वॉट। तो 6 वॉट ये आ गया है अपना आंसर। क्या है ये है एवरेज पावर, 6 वॉट एवरेज पावर है। हम लोग को अब क्या चाहिए, इंस्टंटेनियस पावर। इंस्टंटेनियस पावर कैसे निकालेंगे, एफ डॉट वी करके। तो हम लोग को फाइनल वेलोसिटी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी कैसे आएगा, v बराबर u प्लस 80 लगा के। तो v बराबर u तो 0 दिया है, प्लेस किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो u 0 है, तो क्या बचा a इंटू टी। ओके, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बाय न्यूटन्स लॉ, फोर्स बाय मास F बाई m इंटू टी, ये हो गया बाई फाइनल वेलोसिटी। हेंस इंस्टंटेनियस पावर बाई डेफिनेशन इट इज F डॉट V निकाल चुके हैं आप, तो लिख दीजिए यहां पर F डॉट F बाई m इंटू टी। तो इंस्टंटेनियस पावर आ गया F डॉट F इज F स्क्वायर T बाई m, ये आ गया, वैल्यू रख दीजिए। F स्क्वायर मतलब क्या, फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भाई फोर्स क्या दिया, ये देखिए फोर्स दिया है 2i प्लस 3j न्यूटन। कितना मैग्नीट्यूड हुआ इसका, इसका मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 रूट 13 का स्क्वायर 13, जबकि टाइम दिया है 4 और मास भी ये देखिए 4 kg 4 दिया है, देयरफॉर इंस्टंटेनियस पावर का वैल्यू आ गया 13 वॉट। तो इसका रेशियो पूछा गया है 6 और 13, 6:13 का रेशियो। देखिए 6:13, आंसर 3। बट डेटा वाइज ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, डेटा मिसमैच हो रहे हैं। ओके, लेकिन अब आंसर ऐसे ही करके दिया है, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये, और ये देखिए नोइंग इनिशियल पोजीशन x नॉट एंड मोमेंटम p नॉट एनफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम का सवाल है भाई, ये एसएचएम का क्वेश्चन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इनिशियल पोजीशन पता हो और इनिशियल मोमेंटम पता हो। इनिशियल पोजीशन और इनिशियल मोमेंटम अगर आपको पता है तो दिस इज एनफ टू डिटरमाइन इंस्टंटेनियस पोजीशन एंड मोमेंटम। ये हम लोग को सोचना है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई, एसएचएम है तो एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब इसमें देखो भाई क्या गिवन है, क्या गिवन, नोइंग द इनिशियल पोजीशन x नॉट, तो x का वैल्यू x नॉट कब, t बराबर 0 पर रखिए, t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू x नॉट रखिए। तो यहां से आ गया x नॉट इज इक्वल टू t 0 रखूंगा तो ओमेगा t 0 हो जाएगा। तो x नॉट इज इक्वल टू a साइन 5, ये बन गया पहला इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, इंस्टंटेनियस पोजीशन लिखने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड और फाई, दो चीज पता होना चाहिए। क्यों, बिकॉज देखिए यहां पर गिवन है ओमेगा, गिवन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो ओमेगा इज नोन, ओमेगा पता है।
आपको इंस्टेंटेनियस एक्स चाहिए अगर, तो आपको एम्पलीट्यूड और फाई पता होना चाहिए। तो एक इक्वेशन ये बन गया। अब क्या करें हम, इनिशियल मोमेंटम भी पता है आपको, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये रहा मास, और अगर एक्स ये है, पोजीशन ये लिखते हैं आप, तो वेलोसिटी क्या लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं ए ओमेगा, इसका डिफरेंशिएशन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ये अब अगेन आपको पता है कि इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम पी नॉट दिया है, तो फिर रखिए टी बराबर 0 और पी की जगह पी नॉट। तो मैंने रखा पी की जगह यहां पी नॉट, ये बराबर एम ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को 0 रखना है, केवल बचा कॉस फाई, दूसरा इक्वेशन। ये तो दो इक्वेशन बना चुके हैं हम लोग। ये देखिए हमने दो इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये बना लिया है। इजी है, आपको भाई पोजीशन पता ही होता है, इससे में पोजीशन का इक्वेशन, वेलोसिटी का इक्वेशन पता होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम भी पता होता है। इसका मतलब टी बराबर 0 पर एक्स नॉट मानना है पोजीशन को और पी नॉट मानना है मोमेंटम को। दो इक्वेशन बन गए हैं। तो दो इक्वेशन बन गए। हम लोग को इंस्टेंटेनियस अगर वैल्यूज चाहिए तो फिर हमने क्या सोचा, हम लोग को ए पता होना चाहिए और फाई पता होना चाहिए, बिकॉज ओमेगा पता है। तो इसका मतलब अननोन हुए दो, क्या क्या, एम्पलीट्यूड और फाई, और भैया दो ही इक्वेशन है, एम्पलीट्यूड और फाई दो ही इक्वेशन है। तो देयरफॉर इन दो इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करके एम्पलीट्यूड और फाई, दो इक्वेशन दो अननोन, आराम से ए और फाई निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस पोजीशन निकाल सकते हैं। देखिए रीजन क्या दिया है, द एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट। वही मैं कह रहा हूं, एम्पलीट्यूड ए और फाई को आप एक्स नॉट और पी नॉट में सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन दो अननोन है, तो रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया। बट एक चीज इसमें फिर डिस्प्यूटेड है कि यहां पर कहीं भी क्वेश्चन में दिया नहीं है कि मास इज ऑल्सो नोन, ये गिवन नहीं है, ये कहीं नहीं गिवन है कि मास भी हम लोग को पता था, ये मास ये कहीं पर गिवन नहीं है। अब कोई कहेगा मास तो पता ही होता है, तो वैसे तो ओमेगा भी पता होता है ना, फिर क्यों दिया है ओमेगा नोन है ये। तो मास नहीं गिवन है बट देना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी नहीं है, क्वेश्चन में परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं है, बट ठीक है चलो मान लेते हैं मास अगर गिवन है या मास नोन है तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। टू इक्वेशंस टू अननोन, तो देयरफॉर असर्शन सही है, रीजन सही है, और अकॉर्डिंग टू एजम्पशन कि मास पता है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो गया, इसलिए आंसर 4 दिया ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास पता है 250, लेंथ भी पता है, और यह बैलेंस किया जा रहा है शार्प एज एट अ 40 सेंटीमीटर मार्क। चलिए बना लेते हैं, यह एक मान लेता हूं रॉड है, कंसीडर करिए कि ये जो 40 सेंटीमीटर मार्क है, चलिए यहां मान लेता हूं मैं, है ना, 40 सेंटीमीटर मार्क यहां मान लेता हूं। तो यहां पर यह इस तरह से सपोर्टेड है, इस तरह से यहां पर इस तरह से यह सपोर्टेड है, मतलब यह डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर गिवन है। इस रॉड का मास भी पता है, ठीक, मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। ध्यान रखिएगा 10 सेंटीमीटर मार्क से एक मास 400 ग्राम का सस्पेंड किया गया। तो यहां से मैं नीचे फोर्स लगाऊंगा mg, कितना, 400 g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट मास। अब हम लोग सब सीजीएस यूनिट दिया है तो जी को सीजीएस यूनिट में रख लेंगे, देखा जाएगा बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो 400 ग्राम इंटू जी मतलब mg हो गया ये 10 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस वगैरह पता है हम लोगों को। ओके, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ रॉड, मतलब ये रॉड इक्विलिब्रियम होना चाहिए। द मास शुड बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर, मतलब एक दूसरा मास यहां पर हम लोगों को हैंग करना है mg, ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करें कि हम लोग एफवीडी में
इस रॉड का भी तो वेट अप्लाई करना चाहिए ना, तो रॉड का भी तो मास पता है, रॉड का मास पता है, तो उसका वेट mg लगाइए। कहां से लगाएंगे? रॉड के सेंटर ऑफ मास से। तो ये सेंटर ऑफ मास से फोर्स लगा दिया। mg मास कितना है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने यह FVD बना दिया है। अब क्या करें? FVD बनाने के बाद टॉर्क जीरो, बिकॉज रॉड को हम लोग को इक्विलिब्रियम में रखना है, टॉर्क जीरो करेंगे। इससे पहले कि टॉर्क जीरो करें, इस पॉइंट से सपोर्ट किया गया था, तो मैं ये चाहूंगा कि इसी पॉइंट O के अबाउट टॉर्क जीरो किया जाए। तो भाई टॉर्क निकालने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है ना? तो चलिए बताइए क्या क्या डिस्टेंस गिवन था। ये दूरी, ये यहां से ये दूरी कितना दिया था? 40 सेंटीमीटर। देखिए ये लिखा है 40, तो यहां से ये डिस्टेंस 40 था, देयरफॉर ये 10 था। ये देखिए ये 10 सेंटीमीटर लिखा था ये। तो O से एंड पॉइंट का दूरी 40 था और एंड से 10 सेंटीमीटर पर ये लगा फोर्स, यानी ये डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर हो गया। ध्यान रखिएगा यह सेंटर ऑफ मास है, तो रॉड का लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? 50 सेंटीमीटर दूर। लेकिन O कितना दूर था? 40। भाई देखिए सेंटर ऑफ मास एंड से 50 सेंटीमीटर दूर, बीचों बीच। लेकिन O कहां था? O था 40 सेंटीमीटर दूर। तो ये बीच का डिस्टेंस क्या बच गया? 50 माइनस 40, 10 सेंटीमीटर। ये दूरी बच गया 10 सेंटीमीटर। लास्ट ये देखिए, अब यहां से 90 सेंटीमीटर दूर, ये देखिए लिखा है ना 90 सेंटीमीटर, तो इस एंड से 90 सेंटीमीटर दूर ये फोर्स लगा था। तो यहां से ये डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर हो गया और O का डिस्टेंस 40 था, तो देयरफॉर 90 माइनस 40, यहां से ये जो टोटल डिस्टेंस है ये बन गया 50 सेंटीमीटर्स, है कि नहीं? 50 सेंटीमीटर बन गया। भाई टॉर्क बैलेंस कर दीजिए, टॉर्क बैलेंस करेंगे O के अबाउट, तो ये हो गया 400 G, 400 G। हाँ, तो टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं 400 G, ये हो गया फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस 30 इज इक्वल टू इसका देखिए टॉर्क, तो ये हो गया 250 G फोर्स और डिस्टेंस कितना हम लोगों ने पता किया? 10। लास्ट में बचा mg, तो mg और डिस्टेंस कितना हम लोगों ने देखा? 50। ये दिखा ना 50, फाइंड आउट कर लिया है। सिंप्लीफाई कर लीजिए। भाई देखिए g इसीलिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया, g कैंसिल आउट हो जाना है, तो g कैंसिल आउट कर दीजिए और आई थिंक एक और जीरो कैंसिल कर दीजिए। मतलब जो भी है सॉल्व कर लीजिए। तो g कैंसिल किए आप, तो यहां मिला 400 इंटू 30 इज इक्वल टू 250 इंटू 10 बराबर 50 m। ओके, जीरो कैंसल, ये हो गया 1200, ये हो गया 250 प्लस 5m, 5m का वैल्यू आ गया, 5m इज 950, 5m 950 आ गया। m का वैल्यू देयरफॉर 950 बाई 5, 950 बाई 5 190, ठीक है ना? तो 190 ग्राम्स, ये आंसर आ गया। तो ये भी तो क्वेश्चन टफ ऐसा नहीं दिख रहा है ना, लगभग इजी ही है। फोर्स लगाइए, FVD बनाइए, टॉर्क बैलेंस करिए, ठीक ठाक क्वेश्चन मान लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, KTG का सवाल है भाई ये। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 50 ग्राम ऑफ CO2 गैस एट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दिया है, कितना टेम्परेचर है ये? केल्विन्स में 273 ऐड कर लीजिए, ये 273 ऐड कर लीजिए, तो 290 केल्विन, 290 केल्विन टेम्परेचर है। चलिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, K ट्रांसलेशनल 3/2 नंबर ऑफ मोल्स गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर, 3/2 nRT,
वैल्यू रखिए तो 3/2। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास बाई मोलर मास, ये रहा मास, तो मास 50 ग्राम्स बाई कार्बन डाइऑक्साइड है ये CO2 का मोलर मास 44। गैस कांस्टेंट ध्यान रखिएगा, हम लोग को जूल्स में यूनिट दिया है, एसआई सिस्टम में कैलकुलेशन करना है, तो आर का एसआई वैल्यू रखिएगा, एसआई यूनिट में जो वैल्यू था वो रखिएगा, 8.314 होता है, चलिए 8.3 रख लेते हैं, और टेम्परेचर 290 केल्विन है ही, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ तो कैलकुलेशन ही बचा, आंसर सही है, आंसर यही आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए, अब तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन है। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब है जिसमें दो लिक्विड के मिक्सचर है, ओके, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, फॉर्म्स कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव मेनिस्कस टुवर्ड्स ए। चलिए बना लेते हैं, ए की तरफ, मतलब हम लोग ऐसे बना लेना चाहिए हम लोग को, इस तरह से, ये इधर ए मानना है, क्यों? ए की ओर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, इस मेनिस्कस का रेडियस आर मान लीजिए, इधर बी हो गया, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 μ1, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 1.4 गिवन है, ओके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, वर्टेक्स से 30 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, चलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, यह डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है ना, ये डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर है, वर्टेक्स से बना दिया। ए में रखा है, देखिए ना, ए लिक्विड में रखा है, रख दिया हम लोगों ने। एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन -2, यानी इमेज जो बनेगा उसका मैग्निफिकेशन दिया है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर हम लोग को निकालना है, मैग्निफिकेशन पता है हम लोग को। चलिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, m बराबर, तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस में मैग्निफिकेशन होता है μ1v अपॉन μ2u, ठीक है। अब सोचिए हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे आएगा? मैं ये क्यों लिखा? बिकॉज गिवन है मैग्निफिकेशन ना, तो लिखना पड़ा मुझे मैग्निफिकेशन, इसी फॉर्मूला लगाना पड़ा। लेकिन अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग को इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं दिख रहा कहीं पर भी, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? कोई और रिलेशन सोचना चाहिए। लेकिन कौन सा रिलेशन सोचे? इमेज कहां बनता है, अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो v और u वाला फॉर्मूला, तो देखिए ये क्या लिखते हैं आप, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। देखो भाई यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। क्या क्या गिवन है? μ2 ये देखिए, μ1 ये भी दिया हुआ है, u ये देखिए -13 सेंटीमीटर, u -13 होगा ना, इंसिडेंट रे राइट आएगा, ऑब्जेक्ट O पोल के यानी वर्टेक्स के लेफ्ट में है, इसलिए u माइनस में आएगा, μ2 माइनस μ1/r। अब सोचिए खुद, इसमें केवल v नहीं पता, μ2 दिया है, μ1 दिया है, u दिया है, r निकालना है, v केवल नहीं पता, तो बस v यहां से निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन तो दिया था ना, यहां से v कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन से v का वैल्यू क्या आएगा, v, यहां से हम लोग अगर v निकालते हैं तो v का वैल्यू आ रहा है, v इज इक्वल टू, देखिए यहां पर v निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे μ2/μ1, मैं v निकालने के लिए सबको LHS भेज दे रहा हूं, तो μ2/μ1 u इंटू m, ये आ गया v का वैल्यू, μ2/μ1 इंटू u इंटू m। अब u कितना है, -13 है, m कितना है, -2, तो -13 -2, μ2 कितना है 1.4, ये 1.3, 14 1.4, 14 1.3 13, तो 14/13 इंटू 13, -13 था ना u, और m -2 था,
तो खैर माइनस में तो प्लस हो गया, छोड़िए उसको, -13 -2 प्लस हो गया, तो ये 13 और ये 13 कैंसिल, 14 यहां बचा था, आई थिंक 28 आ रहा लग रहा है, 28 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू 28 आ गया, बस यहां रख दीजिए, यहां सब्स्टिट्यूट करिए वैल्यू, μ2 1.4 अपॉन 28 माइनस μ1 1.3 अपॉन u -13 बराबर μ2 माइनस μ1, देखो μ2 माइनस μ1 0.1 डिवाइडेड बाई r। भाई बस r कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना, इजीली, अब तो कुछ बचा ही नहीं, r कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मोशन इन 1D काइनेमेटिक्स का सवाल है, काइनेमेटिक्स का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, तो 0 से 4 सेकेंड तक डिस्टेंस कवर्ड क्या निकालना है, एरिया। तो हम लोग ये एरिया और ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, ध्यान रखिएगा 4 सेकेंड तक एरिया निकालना है। तो ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर एरिया अंडर कर्व, तो पहला ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, हाफ इंटू बेस, बेस हो गया 2, हाइट 10, दूसरा ये दिख रहा है यहां पर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एक साइड कितना 4 - 2 2, सेकेंड हाइट कितना 10, तो भाई ये हो गया 10 और ये हो गया 20, 30 आ गया आंसर। इजी, इसे इजी क्या पूछे आईटी रही, अब बहुत इजी है ना। ओके, ये ईएम वेव का सवाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है भाई, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और इन चारों में से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सेम फेज में होते हैं, है कि नहीं। और एक ये भी फॉर्मूला जानते होंगे आप, स्पीड ऑफ लाइट E/b, स्पीड ऑफ लाइट को लोग E/b लिख सकते हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट c = E/b। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए फेज सेम होना चाहिए, ओमेगा t -z/c, ये दोनों तो नहीं हो सकता है आंसर, फेज डिफर कर जाएगा। ये दो पॉसिबल हैं, लेकिन ये साइन है, ये कॉस है, लो ये भी गया, कुछ करना ही नहीं इसमें, तो ए ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा है, ये तीनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। खैर परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, चेक कर सकते हैं आप, ये डॉट पॉट करके चेक कर सकते हैं, I के साथ I √3/4, और यहां भी देखिए -√3/4, डॉट पॉट करने पे 0 आ रहा है, परपेंडिकुलर भी है, और E बराबर B × C होगा, तो देखिए यहां पर 30 है, C से मल्टीप्लाइड भी है, तो खैर आ भी रहा है, बट तीन ऑप्शन डायरेक्टली रिजेक्ट हो गए। तो कोई समझदार बच्चा होगा तो वो सॉल्व ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन टिक करेगा वो तो। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है परपेंडिकुलर टू सर्कुलर कॉपर डिस्क, ओके मेटल डिस्क है, रेडियस दिया है, डिस्क हैविंग यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी भी पता है, रोटेट कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिस्क रोटेट कर रहा है। तो पूछा गया पोटेंशियल, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन एक्सिस एंड द रिम, ये तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का, क्या होता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, ये देखिए एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ये गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ये देखिए यहां गिवन है, रेडियस ये रहा, रेडियस भी दिया है, सभी तो गिवन ही है भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, concave mirror produces an image of an object such that distance between image and object, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस पता है, मैग्निफिकेशन भी दिया हुआ है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज फोकल लेंथ। ओके, चलिए देखते हैं, ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है, कंसीडर करिए कि ये कॉनकेव मिरर है,
मान लीजिए कि यहां पर मैंने रखा ऑब्जेक्ट, यहां बना मान लीजिए इमेज। ऐसे क्यों बना रहा हूं? मैग्निफिकेशन -3 है ना, इन्वर्टेड और बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना। एनीवे चलिए एजम्पशन लेते हैं कि यह दूरी, ये दूरी पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है ना, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x और पोल से ही इमेज का डिस्टेंस यह y। क्या गिवन है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो o और i के बीच का दूरी, ये टोटल y है, ये x है, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का दूरी y माइनस x हो गया। y माइनस x कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? m बराबर क्या दिया है? -3। होता क्या है ये? -v/u, ठीक है ना। तो माइनस कैंसिल हो गया, v का वैल्यू -y, u का वैल्यू -x, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज की y इज इक्वल टू 3x। इक्वेशन नंबर 2। भाई दो इक्वेशन और दो अननोन दिख रहे हैं, x और y के लिए सॉल्व करिए। यहां पर y की जगह रख दो 3x, तो 3x माइनस x 2x, 2x 20, x 10, x हो गया 10 तो y हो गया 30, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता चल गया। तो अब मिरर फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक बार फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, उसका डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना, ठीक। तो v के जगह -30, u के जगह -10, 1/f। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए और देखिए फोकल लेंथ कितना आ रहा है। यह निकाल के फोकल लेंथ f का वैल्यू आ गया -15/2 सेंटीमीटर्स। तो देयरफॉर फोकल लेंथ का डबल, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15। देखिए ये आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है ना आंसर में। इजी लगा ये भी क्वेश्चन, ठीक ठाक है। ओके, ये हम लोगों को पता करना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए आपको कि जितने शेप्स हैं उन सबको डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में बांट लेना चाहिए। जैसे देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये अभी जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? सेमी इनफिनाइट वायर। चलिए इसको 1 मान लेता हूं मैं, या 3 मान लेता हूं। चलिए ये सेमी इनफिनाइट वायर है, इसको मैं एक नाम देता हूं पार्ट 3, सेगमेंट 3। ओके, सभी आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये जो पोर्शन अब ड्रॉ कर रहा हूं मैं ग्रीन कलर से, ये क्या है? ये 3/4 ऑफ सर्कुलर पार्ट है। चलिए इसका नाम 2 लिख देते हैं, और जो बच गया ये, इसको मान लेते हैं 1। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? कई सेगमेंट्स में बांट लेना चाहिए। 3 सेगमेंट में बांट लिया है। देखो पॉइंट ओ 1 के एक्सिस पे आ रहा है ना, वायर 1 के एक्सिस पे आ रहा है, तो 1 का मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगा नहीं वहां पर, तो किसका बनेगा? 3 का और 2 का। तो 2 का मैग्नेटिक फील्ड, 2 क्या है भाई? है क्या 2? 2 है 3/4 ऑफ सर्किल, तो 3/4 और सर्किल का मैग्नेटिक फील्ड μ0 I अपॉन 2r, रेडियस a दिया है, ठीक है ना। तो ये हो गया सर्कुलर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड पता हो गया। हम लोगों को क्या करना है? अब ये जो नीचे पार्ट 3 दिख रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखे, डायरेक्शन देखिए। ये देखिए जो 3/4 सर्कुलर पार्ट है, इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, वो भी डायरेक्शन भी लिखना होगा ना, सो दैट हम लोग को पता रहे कि 3 और 2 का मैग्नेटिक फील्ड फाइनली जोड़ना है कि घटाना है। तो ये तो अंदर आया। B3 थर्ड का मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? ये क्या है? ये सेमी इनफिनाइट वायर है ना। सेमी इनफिनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड μ0 I अपॉन 4 पाई इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ये a, ठीक है ना। अच्छा, ये किधर आ गया? ये देखिए राइट हैंड रूल से करंट के डायरेक्शन में थंब, उंगलियां उस पॉइंट की ओर, अंदर आ रहा है ना, तो ये भी अंदर है। बस भाई दोनों को जोड़ लो।
दोनों ऐड अप कर लीजिए, ये डायरेक्ट दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, देखिए ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, ये दिख रहा है, ब्रैकेट खोल लीजिए ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, ये दिख रहा है नीचे वाला, और मल्टीप्लाई के लिए पाई और पाई कैंसल, ये देखिए 3/4, ये भी दिख रहा है। तो ये तो थोड़ा इजी लगना चाहिए स्टूडेंट्स को। ओके, ये क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है यूनिट एंड डायमेंशन का। यूनिट एंड डायमेंशन का यह क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को कॉलम 1 और 2 मैच कराना है। पहला हम लोग को डायमेंशन निकाला है एंगुलर इंपल्स का। एंगुलर इंपल्स में पहला वाला लिख रहा हूं ए। एंगुलर इंपल्स क्या होता है? एंगुलर इंपल्स टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये हो गया एंगुलर इंपल्स। अब फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। डिस्टेंस है यार एल, टी टाइम है, टी देखिए अपने आप ही आ गया ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये देखिए एम कहां है? एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये मैचिंग हो गया इसका, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ओके, लेटेंट हीट दूसरा, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला याद करिए, Q बराबर ml, तो L बराबर Q बाई एम। Q क्या है? एनर्जी है, एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन m L स्क्वायर T माइनस 2, एनर्जी का डायमेंशन बाई मास। ये देखिए मास और मास कैंसिल हो रहा है, L स्क्वायर T माइनस 2, L स्क्वायर T माइनस 2, इसका मैचिंग ये हो गया। रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी सी थर्ड, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए कोई फॉर्मूला सोचिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही तो रजिस्टिविटी आएगा, तो याद करिए करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय रजिस्टिविटी, J इक्वल टू E बाई रो होता है ना। तो देयरफॉर यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को? रो इज इक्वल टू E बाई J। अब E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हम लोग डायमेंशन लिख सकें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख सकते हैं अब फोर्स बाई चार्ज इंटू J। अब फोर्स का डायमेंशन आपको पता है, एम एल टी माइनस 2, ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। चार्ज एम्पियर इंटू टाइम। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया, तो एम्पियर अपॉन एरिया, ये हो गया। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आया, क्या आ रहा है? एम एल टू द पावर 4 एल क्यूब आ रहा है, सॉरी एम एल स्क्वायर, एल का पावर माइनस 3 है तो एल का पावर प्लस 3 ऊपर जाएगा, तो एम एल का पावर प्लस 3, टी का पावर माइनस 3, ए का पावर माइनस 2। आई थिंक ये आ रहा है इसमें, ये मैच हो रहा है इसमें, ठीक। लास्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया, कोई फॉर्मूला फिर सोचिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन याद करिए। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन का डायमेंशन जो एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन चार्ज एम्पियर इंटू टाइम, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 इंटू एम्पियर, ये रहा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एम्पियर इनवर्स, ठीक। तो भाई देख लेना कौन सा मैचिंग आ रहा है, पहले का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। पहला ही ऑप्शन दिया इसलिए ना, डायमेंशन का सवाल था ये। ओके, नेक्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी, ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो फ्रीक्वेंसी बाई टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा टाइम
एक चक्कर मतलब डिस्टेंस कितना 2πr और स्पीड कितना v, तो ये हो गया टाइम पीरियड। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यानी v अपॉन 2πr। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जो फॉर्मूला v का पढ़े वो और r का पढ़े वो जस्ट अप्लाई करिए। तो फॉर्मूला क्या होता है v का? v इज इक्वल टू, याद करिए रेडियस का फॉर्मूला और v का फॉर्मूला, तो v इज इक्वल टू होता है v नॉट z बाई एन, है ना। v इज इक्वल टू v नॉट z बाई एन, यही तो होता है फॉर्मूला ऑर्बिट में वेलोसिटी का। r इज इक्वल टू r नॉट एन स्क्वायर बाई z, है कि नहीं। तो यहां से हम लोग को पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी n पर कैसे डिपेंड करेगा, तो देखो साफ ही दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/n³, दिख रहा है ना। बाकी चीज छोड़िए, खाली n पर कंसंट्रेट करिए, तो n नीचे आ जाएगा तो n³ बना देगा इसको, यानी 1/n³। देखिए थर्ड आंसर दिया ना, सही है, इजी था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर का क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस दिया है चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस, कितने पोटेंशियल डिफरेंस तक इसे चार्ज किया गया यह भी पता है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स भी पता है, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका एनर्जी डेंसिटी कितना है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी कहलाता है। अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको स्मॉल ue से लिखते थे, एनर्जी डेंसिटी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता था हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हाफ एप्सिलॉन तो पता है ना, एप्सिलॉन तो पता ही है हम लोगों को, वो तो हम लोग को पता ही है 8.85 इंटू 10⁻12, वो तो हम लोग को पता ही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हैं आप, याद करिए, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स का स्क्वायर। बस भाई, तो देखिए यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स दिया है, v और d दोनों दिया है, एप्सिलॉन भी पता ही है, वैल्यू रख लीजिए। ठीक है ना, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, कैपेसिटेंस कितना है इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो कोई बात नहीं, देने दीजिए हम लोग को, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, बिना उसके ही सवाल हो गया, है कि नहीं, रख दीजिए वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ हैज ए मास ग्रेविटेशन, अर्थ हैज ए मास 8 टाइम्स एंड रेडियस 2 टाइम्स ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अर्थ का मास और रेडियस किसी प्लेनेट से 8 टाइम्स और डबल है, तो स्केप वेलोसिटी अर्थ पर पता है, दूसरे प्लेनेट पर स्केप वेलोसिटी क्या, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, v स्केप बराबर √2gr, है ना, g मतलब gm/r स्क्वायर इंटू r, यही होता है ना √2gr। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो गया √2gm/r, इसके वेलोसिटी ये होता है। अब हम लोग को प्लेनेट पर स्केप वेलोसिटी पता करना है, अर्थ पर दिया है, तो डायरेक्ट लिखते हैं स्केप वेलोसिटी ऑन द प्लेनेट डिवाइडेड बाय स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ। तो भाई देखो g कांस्टेंट है, 2 तो खैर कांस्टेंट है ही, दोनों प्लेनेट के लिए g भी कांस्टेंट है, अंडर रूट के अंदर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ, लेकिन रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट, है कि नहीं। तो देखिए क्या आ रहा है, ये मास ऑफ प्लेनेट और मास ऑफ अर्थ का रिलेशन, अर्थ का मास 8 टाइम्स है 1/8, रेडियस ऑफ अर्थ डबल है, यानी ये आ गया 1/4 1/2, तो Vp/Ve 1/2 आ गया, देयरफॉर वी शुड राइट Vp इज इक्वल टू Ve/2। अर्थ पर जो स्केप वेलोसिटी होता है उसका हाफ क्या होता है, 11.2 का हाफ 5.6, है कि नहीं, आंसर 2। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया ना, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रखना है, देख लो भाई। चलिए सेमीकंडक्टर्स का क्वेश्चन है, इसमें इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, आउटपुट वोल्टेज पता करना है। क्वेश्चन ये भी बहुत प्रॉपर नहीं बोल रहा हूं, उसको भी मैं थोड़ा सा एजम्पशंस बहुत लेने पड़ेंगे आंसर लाने के लिए,
कोई बात नहीं, अब जैसा है सो है, क्या कर सकते हैं, बहुत प्रॉपर नहीं है क्वेश्चन भाई ये भी। तो इनपुट वोल्टेज क्या दिया है, साइन कर्व, तो बना लेता हूं मैं इनपुट वोल्टेज साइन कर्व। चलिए इनपुट वोल्टेज मैंने इस तरह से साइन कर्व बना लिया है, ठीक। आउटपुट वोल्टेज हम लोग को पता करना है, तो देखिए चलिए मान लेते हैं, एजम्पशन ले रहा हूं मैं, क्या करूं, कुछ गिवन ही नहीं है, मान लेते हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस, मान लेते हैं, क्या करें। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, इनपुट वोल्टेज का जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो नीचे नेगेटिव, देखो ये डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा तो आपको इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज ये कंडक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो देखो पहले आउटपुट ये 0 है, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नीचे प्लस ऊपर माइनस मान लेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा ना, तो देयरफॉर ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करेगा तो अकॉर्डिंगली ये वाले हाफ, नेगेटिव हाफ का आउटपुट मिलेगा आपको ये वाला। तो ये भी सिंपल है, बट कुछ कुछ एजम्पशंस लेने पड़ रहे हैं, बहुत प्रॉपर क्वेश्चन नहीं माना जाता है। खैर अभी फिलहाल तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर आ रहा है, जो ऑप्शन बेस्ट है उसमें यही है, बेस्ट ऑप्शन यही है चारों में से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल फोर्स ऑफ बॉयंसी से रिलेटेड है। 400 ग्राम सॉलिड क्यूब है, एज लेंथ दिया है इसका, फ्लोट्स इन वाटर, तो इसका हाउ मच वॉल्यूम इज आउटसाइड द वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, ठीक। तो हम लोग सीधे लिखेंगे फोर्स ऑफ बॉयंसी इज इक्वल टू mg, फोर्स ऑफ बॉयंसी mg के बराबर। फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू g बराबर मास 400 ग्राम्स। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो वाटर का डेंसिटी है उसको भी एसआई सिस्टम के बजाय सीजीएस सिस्टम में ले लेते हैं। ऑप्शन देखो ना सीजीएस में दिया है, तो इस डेंसिटी को 1000 लिखने के बजाय 1 लिख लेता हूं मैं, सीजीएस में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 V इंटू जी बराबर फोर्स ऑफ बॉयंसी mg, ये रहा मास इंटू जी, जी कैंसिल हो गया, इनसाइड वॉल्यूम जो पानी के अंदर इमर्ज्ड वॉल्यूम है वो 400 सीसी आ गया। तो लेकिन आउटसाइड वॉल्यूम पूछा गया है, तो आउटसाइड वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम में से घटाना होगा, तो टोटल वॉल्यूम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्यूब, क्यूब है ना, क्यूब, उसका एज लेंथ भी दिया है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या, लेंथ का क्यूब, यानी 10 का क्यूब 1000 सीसी, तो टोटल वॉल्यूम 1000 सीसी है, अंदर 400 सीसी है, तो वी आउटसाइड कितना, घटा लो भाई 600 सीसी। ये भी, ये तो बहुत ज्यादा आसान लगेगा सवाल सबको, इजी ही दिख रहा है ये। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इनिशियली डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, वर्क डन टू मेक डाइपोल अपोजिट, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर वर्क, आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी के हेल्प से निकालते थे, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी डॉट ई, ठीक है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं, माइनस पीई, क्यों भाई, पी और ई पैरेलल है, ठीक। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा कर दिया, तो अब एंगल कितना बनेगा 180, तो cos 180 माइनस 1, देयरफॉर इट इज प्लस पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी जितना बड़ा उतना ही आपको वर्क करना होगा, वर्क डन बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज 2 पीई, ठीक है ना, 2 पीई, बस तो सब तो दिया ही हुआ है, पी दिया हुआ है, ई दिया है, मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये मल्टीप्लाई करोगे 10 का पावर माइनस 6, 10 का पावर 6 कैंसल हो गया, 6 का डबल 12 आंसर दिख रहा है डायरेक्ट, है ना, 6 का डबल 12, सही है, इजी है भी। थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, इंटरफेरेंस का सवाल लग रहा है ये, इज हेल्ड ऑन अ सर्कुलर रिंग, ओके, सर्कुलर रिंग है 1.8 सेंटीमीटर का, इस पे एक थिन फिल्म बना दिया गया है, फ्लूइड
in this film evaporate हो रहा such that through the film at a wavelength 560 nanometer gives a minimum every 12 seconds. ठीक है, हो क्या रहा है देखिए इसमें ये हो रहा कि एक रिंग लीजिए जिसका रेडियस आपको 1.8 सेंटीमीटर पता हो, उस पर फिल्म बना लीजिए, ठीक है ना, फिल्म बना लीजिए। लेकिन फिल्म क्योंकि इवापोरेट हो रहा है, तो कोई चीज इवापोरेट होगा तो उसका थिकनेस कम होगा, क्योंकि एरिया तो नहीं ना कम होगा, बिकॉज एरिया तो पूरे रिंग पर रहेगा ही, थिकनेस कम होगा तो उसका थिकनेस, हम लोग याद करिए इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म में थिकनेस को टी से दिखाते थे, तो उसका थिकनेस टी कम होगा, डिक्रीज होगा ड्यू टू इवापोरेशन। तो इसीलिए थिकनेस कुछ और है, मान लीजिए किसी टाइम पर थिकनेस 12 सेकेंड पहले, मान लीजिए 12 सेकेंड पहले थिकनेस T2 था, मान लीजिए 12 सेकेंड पहले थिकनेस T2 था, तो क्या लिख सकते हैं आप, याद करिए इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म 2 म्यू T2 बराबर n लैम्डा, है कि नहीं। अब 12 सेकेंड के बाद अब जो थिकनेस हुआ, 12 सेकेंड पहले थिकनेस T2 है, अब का थिकनेस मान लीजिए T1 है, तो आप लिखते हैं 2 म्यू T1 बराबर जस्ट लोअर ऑर्डर पैटर्न बनेगा, इसका n लैम्डा लिखे हैं nth ऑर्डर, तो ये n-1th ऑर्डर हो गया। घटा लेते हैं इसको, सबस्ट्रेट कर लीजिए, तो ये हो गया 2 म्यू T2 माइनस T1, सबस्ट्रैक्शन करने से तो इज इक्वल टू, घटा लीजिए n लैम्डा माइनस n-1 लैम्डा, लैम्डा आ गया। एंड देयरफॉर, ये तो बढ़िया सवाल दिख रहा है, थोड़ा सा सोचना पड़ा, समझना पड़ा कि सिचुएशन क्या गिवन है, बट है डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही, प्रेजेंटेशन बेटर माना जा सकता है इसका। तो यहां से आपको मिल गया क्या, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू। अब भाई देखो इसमें लैम्डा भी पता है और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, ये देखिए है ना, ये रहा लैम्डा, कहां था, यहां पे है लैम्डा, तो लैम्डा भी पता है और म्यू भी पता है, यानी T2 माइनस T1 हम लोगों ने निकाल लिया है कि नहीं, हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, T2 माइनस T1 का वैल्यू, T2 माइनस T1 निकाल ली। अब क्या करना क्या है, इसमें करना यह है कि आपको अब रेट ऑफ इवापोरेशन निकालना है। तो क्या पता चल गया आपको कि किसी टाइम पर T2 थिकनेस था, 12 सेकेंड के बाद का थिकनेस T1 हो गया, कम हो गया T1 हो गया, तो पहले का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर T2, भाई क्या होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू T2 इनिशियल थिकनेस था, तो पाई आर स्क्वायर T2 12 सेकेंड पहले था, अब 12 सेकेंड बाद अब पाई आर स्क्वायर T1 वॉल्यूम हो गया, तो कितना वॉल्यूम गायब हो गया पर यूनिट टाइम, यही तो निकालना है रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या लिख सकते हैं आप, पाई आर स्क्वायर T2 12 सेकेंड पहले का वॉल्यूम, 12 सेकेंड बाद का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर T1, घटा लीजिए, कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम इज डेल्टा टी, तो डेल्टा टी देखिए दिया ही हुआ है हम लोग को 12 सेकेंड, है कि नहीं, और पाई आर स्क्वायर में आर दिया ही हुआ है। अब बचा T2 माइनस T1 जो हम लोग निकाल चुके हैं, तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी और T2 माइनस T1 लैम्डा बाई 2 म्यू, है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर इंटू टी, T2 माइनस T1 अपॉन डेल्टा टी, है कि नहीं, यही नहीं हुआ, समझ में आया, बेटर क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन अच्छा है तो फॉर्मूला पर ही ना, बट बेटर फिर भी अच्छा माना जाएगा क्वेश्चन ये। तो हम लोगों ने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर लैम्डा बाई 2 म्यू, T2 माइनस T1 वैल्यू रखा है मैंने लैम्डा बाई 2 म्यू, और डेल्टा टी था ही भाई, इसमें सब तो दिया ही हुआ है, इसमें अब कैलकुलेट कर लीजिए, सारा कुछ गिवन है, वैल्यू रख लीजिए। नेक्स्ट है वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब, एच लेंथ दिया है, व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर, ओके प्रेशर दिया है, बल्क मॉडुलस यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन हुआ नहीं है। चलिए बताइए क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेस बराबर इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्री के केस में स्ट्रेस होता है एक्सेस प्रेशर, कितना ज्यादा प्रेशर आपने लगा दिया है डीपी मान लीजिए, माइनस बी इंटू चेंज इन वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। माइनस क्यों लगाते हैं, वॉल्यूम कम होगा तभी तो प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा होता है ना, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा,
इससे माइनस साइन लगाते हैं इक्वलिटी मेंटेन रखने के लिए। तो भाई यहां पर हम लोग को निकालना क्या है, क्या निकालना है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, डीवी निकालना है, डीवी। तो डीवी ध्यान रखिए एक्चुअली माइनस डीवी निकालना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन है ना, कितना कम हो गया वॉल्यूम, माइनस डीवी कितना कम हो गया वॉल्यूम, तो माइनस डीवी निकालना है। तो माइनस डीवी क्या आएगा भाई, माइनस डीवी निकाल लीजिए, यहां से आएगा वी डीपी अपॉन सॉरी वी बी, वी इंटू डी, माइनस डीवी निकाले तो वी डीपी अपॉन बी, यही आ रहा ना, वी डीपी बाई बी, ठीक है ना। वैल्यू रख लो, अब तो कुछ नहीं करना है। वी का वैल्यू, वॉल्यूम क्या है ये, कॉपर का क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 10 का क्यूब है ना, तो 10 का क्यूब, 10 मतलब क्या सेंटीमीटर में है, 10 का पावर -1 का क्यूब, ठीक है ना। डीपी प्रेशर ये लिखा हुआ है 7 इंटू 10⁻6 अपॉन बल्क मॉडुलस 1.4 10⁻11 है कि नहीं, वैल्यू रख दिया है। सॉल्व करिए, देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है, इजी है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज कैंसिल होगा ना, 7 ऊपर है और 1.4 नीचे है, बैलेंस करके इजीली कैलकुलेट हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंडक्टिंग बार, ये एक रॉड है, मूव्स ऑन 2 कंडक्टिंग रेल्स एज शोन इन फिगर, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। बार स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम वॉर्टेक्स, ये बार इनिशियली वॉर्टेक्स पर यहां था, ठीक है, t बराबर 0 पर, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है ये, तो इंड्यूस ईएमएफ टाइम के फंक्शन में क्या होगा, चलिए देखते हैं। टॉपिक क्या है, किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि नहीं। चलिए ये फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये वाला फ्रेम वी शेप फ्रेम, जिस पर ये रॉड मूव कर रहा है। कहां था ये रॉड, इनिशियली रॉड यहां था ऐसे वॉर्टेक्स पर, ठीक है। टी टाइम बाद ये रॉड कहां पहुंचेगा, मान लीजिए टी टाइम बाद रॉड यहां पहुंचा इस तरह से, तो यह डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये डिस्टेंस ट्रेवल क्या लिखेंगे, वीटी है कि नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल वीटी। अब ये मोशनल ईएमएफ का सवाल है, तो मोशनल ईएमएफ में क्या करना होता है आपको, मोशनल ईएमएफ में आपको एलवीबी लगाना होता है। तो देखिए यहां पर ये पॉइंट मान लीजिए और ये पॉइंट मान लीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस एल मान लेता हूं मैं, एलवीबी लगाएंगे हम लोग, यही तो होता है मोशनल ईएमएफ। तो हम लोग को एलवीबी फाइंड आउट करना होगा, तो वी तो दिया ही हुआ है कांस्टेंट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट दिया ही हुआ है, बच गया केवल एल निकालने का काम। तो भाई देखो ऐसे बाइसेक्टर लाइन बना लेता हूं, ये एंगल थीटा मान लेता हूं मैं, तो यहां से ये l/2 हुआ, तो वी कैन राइट l/2 परपेंडिकुलर बाई ये रहा वीटी बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस इज tan थीटा, देयरफॉर l का वैल्यू आ गया 2vt tan थीटा, ठीक है ना, ये आ गया 2vt tan थीटा। याद रखिएगा कि इसमें केवल t अननोन, t वेरिएबल है, v कांस्टेंट है, थीटा वेरी नहीं करेगा फ्रेम का, फ्रेम तो शेप में फिक्स है ना। तो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा LVB, तो यहां पर आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2vt tan थीटा इंटू v इंटू बी। अब देखिए इसमें वेरिएबल केवल t है, तो पावर क्या आ रहा है t का, t के फर्स्ट पावर पर डिपेंड कर रहा है ना, तो यहां पर t का पावर ही तो पूछा गया है, देयरफॉर आंसर क्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ये, इसमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, व्हेन पोटेंशियल एट ए एंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, भाई ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल बराबर है, भाई तो व्हीट स्टोन ब्रिज है ना, वो भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया ये, तो क्यों, ए और बी का पोटेंशियल बराबर है, तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। यह बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट, तो R/10 बराबर
40/20 R इज इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, देख लो, R इज इक्वल टू आ रहा है 20 ओम। तो ये रेजिस्टेंस जो अननोन है वो पता चल गया आपको 20 ओम। अब ए और बी का पोटेंशियल सेम दिया है, तो ये 30 ओम का रेजिस्टेंस आप एलिमिनेट कर सकते हैं और उसके बाद ये सर्किट डायग्राम सिंपल ऐसे बन जाएगा। इस तरह से यह सर्किट डायग्राम बन गया। ध्यान रखिएगा, अब सभी रेजिस्टेंस पता है, 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, 40 ओम, और इसको हम लोगों ने बैटरी से जोड़ दिया है, जिस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 40 वोल्ट। चलो भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, बताइए ये 10 और 20 क्या है, सीरीज में, कितना हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, 30 ओम। ओके, चलिए और देखिए, ये 20 और 40 क्या है सीरीज में, 20 और 40 का सीरीज, 20 + 40 60। अब ये 30 और 60 क्या है आपस में, पैरेलल में, तो 30 और 60 का पैरेलल यानी R इक्विवेलेंट 30 और 60 का पैरेलल कितना, 30 × 60 डिवाइडेड बाई 30 + 60, यानी 30 × 60 डिवाइडेड बाई 30 + 60 90। कितना आ गया यह, 20 ओम, है ना, 20 ओम आ गया। आपसे पूछा गया है करंट I का वैल्यू, यहां पर करंट I निकालना है, तो क्या करेंगे अब, I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज 2 एम्पियर। तो ये भी क्वेश्चन आसानी होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो ये हमने फिजिक्स का पेपर कंप्लीट डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चन बढ़िया हैं, कुछ क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन अच्छा है, कुछ क्वेश्चन में अपने आप से कुछ एजम्पशन लेना पड़ रहा है, कुछ क्वेश्चन में डेटा मिसमैच हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बढ़िया है। ऐसी IITJ का या मेंस का पेपर था। ओके, चलिए, थैंक यू।